ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ना। बायोकेमिस्ट्री का ये बी पार्ट के क्वेश्चंस है ना। जैसे ग्लूट्स का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हाँ, बस वो मेमोरी का इश्यू है कि आपको मेमोरी होनी चाहिए। ग्लूट 5 पर देखो, तो ग्लूट 5 जो है वो फ्रक्टोज के लिए है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूरिया साइकिल को लेके है कि रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल अकर इन 2 डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स एंड जनरेट द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कि आर्जिनोसक्सिनेट बनता है, सिट्रोलिन बनता है, ऑर्निथिन बनता है ना। देखो ये जो आपका है इसका सिंथेसिस होता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। और फिर ये सिट्रोलिन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से जाता है साइटोसोल को, पाथवे से क्वेश्चन है ना। और ऑर्निथिन है, ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया को जाता है। और ट्रांसपोर्टेड एक्रोस, ये क्वेश्चन तो मैंने ना कि मेम्ब्रेन के आर पार, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन उसके आर पार जो जाता है, तो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा वो भी है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाएगा वो भी है। तो कौन हो सकते हैं? देखो ये तो ओनली साइटोसोल में ही रहेगा, ये तो होगा नहीं। ट्रांसपोर्ट तो बी एंड सी हो रहे हैं, है ना। पूछा क्या है कि जो मेम्ब्रेन को आर पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे आपका ये टाइटेशन कर्व्स पढ़ते हो ना, डिसोसिएशन, प्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन कि द कैटेटिकल ट्राइड ऑफ ट्रिप्सिन प्रोटीएज, ये तो आपका एंजाइम हो गया, उसके लिए बात हो रही है। सेरिन जो है फॉर्म से हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हिस्टिडीन साइड चेन, कि जब ये एंजाइम काम करता है तो वहाँ पे जो सेरिन है ना, जो सेरिन है उसके पास OH है, ठीक है। और सेरिन का जो OH है वो जो हिस्टिडीन है उसके साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और साथ में क्या है, ये जुड़ा हुआ है आपका एस्पार्टिक एसिड से। तो ये आपका ट्राइड होता है, 3 अमीनो एसिड्स होते हैं ना। जैसे सेरिन हो गया, उसका OH और हिस्टिडीन, और साथ में जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे एस्पार्टिक एसिड। तो ये तो हो गया सिचुएशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की साइड हो गई। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इंट्रैक्शन ऑन द पीके ऑफ द सेरिन साइड चेन, है ना। जैसे हिस्टिडीन सामने हो गया और ये COOH वाला है, एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन में कार्बोक्सिल है, सेरिन है उसके पास OH है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो है कि ये जो आपका बॉन्ड बना है, इसने बॉन्ड बनाया ना, उसका पीके डिसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है। देखो आंसर इसका अपन को देना है कि पीके है वो डिक्रीज होगा। देखो पीके डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन लोअर pH पे होगा, ठीक है। बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ हिस्टिडीन स्टेबलाइजेस सेरिन साइड चेन्स डीप्रोटोनेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ से जो डीप्रोटोनेशन से O- बनेगा उसको हिस्टिडीन है वो बफरिंग के काम आता है, वो उसको बफर करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो अगर किसी का H+ निकलना, कोई उसको स्टेबलाइज कर रहा है यानी कि उसको होल्ड कर रहा है, उसको बनने के लिए प्रमोट कर रहा है, तो जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा तो पीके है वो और भी पहले आएगा, यानी कि डिक्रीज होगा। तो पीके के क्वेश्चन मतलब वैसे तो आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसे ट्राइड के रूप में क्वेश्चन पूछा है कि आमने सामने कोई और लगे हुए तो उनका क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था एक। देखो ये तो अपन आराम से कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम बताना है, ऑफ एरिया ऑफ अलाउड रीजन, कि रामचंद्रन प्लॉट के अंदर सबसे कम से सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, ग्लाइसिन का होता है, इसकी साइड चेन सबसे छोटी है। और सबसे कम किसका होगा, वेरी गुड,
है ना, इन दिस एंटायर सेशन, है ना, आई रिप्लाई वेरी गुड फर्स्ट टाइम। पूरे सेशन में मैंने पहली बार बोला आपको वेरी गुड, रियली आई एम सो हैप्पी विथ यू। प्रॉलिन, क्योंकि प्रॉलिन है वो हेलिक्स ब्रेकर होता है, जो ट्रंस हैं, एब्रप्ट ट्रंस हैं, घुमाव हैं, जहाँ पे चेन अचानक से अपना ओरिएंटेशन रिवर्ट करती है, वहाँ पे मिलता है ना, सबसे कम इसी का होगा। ठीक है, वैसे भी देखो आप इसको पकड़ सकते हो, अगर प्रॉलिन का समझ में नहीं आ रहा तो एलेनिन से पकड़ सकते हो कि आपके प्लॉट के अंदर एलेनिन और उससे भी ज़्यादा ग्लाइसिन का दिया हुआ होता है। ठीक है, ये था कि द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ब्लड आर मेजर टू चेक कार्डियक डैमेज, यानी कि जो हार्ट मसल्स को डैमेज होता है ना, उसको नोटिस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हार्ट को डैमेज होगा तो वहाँ के एंजाइम्स हैं वो सब निकल के ब्लड में आएंगे, जो अपन ब्लड का अपन एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जो मेन एंजाइम है दिस इज द क्रिएटिन काइनेज, क्योंकि अपन इनको एज ए मार्कर यूज करते हैं ना, तो एक बार आपने पढ़ा भी इस चीज को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सी पार्ट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये इसका इंग्लिश वर्जन उसमें था नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकागोन है ना, और आपको करेक्ट बताने हैं। देखो ग्लूकागोन, जैसे आपको जहाँ भी ये काम करने होते हैं वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होता है कि कौन है और क्या चाहता है। तो ग्लूकागोन क्या होता है, लो ग्लूकोज का सिग्नल है, ठीक है ना। तो लो ग्लूकोज का सिग्नल क्या चाहता है, ग्लूकोज को बढ़वाना चाहता है ना, प्रमोट ग्लूकोज लेवल, यानी कि ये हार्मोन जब भी काम करेगा ग्लूकोज बढ़ने के लिए जो जो होगा वो करवाएगा, है ना, ऐसे आपको आंसर देना है। देखो ये पहला है कि यह मसल्स में ग्लाइकोजन अपघटन नहीं करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ना, और वो भी कहाँ पे, मसल्स के अंदर। देखो इसमें एक से सोचना है कि जब ग्लूकागोन बॉडी बना रही है तो बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज की कमी है, फास्टिंग वगैरह होगा, है ना, खाना नहीं खाया होगा, ऐसे कुछ इश्यू हो सकते हैं। तो उस समय पे जो बेसल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है, ब्लड में ग्लूकोज डालना है, सीधी सी बात ही है। तो ब्लड में ग्लूकोज मसल्स तो डालेगी नहीं, मसल तो सेल्फिश होती है। मसल का इश्यू क्या है, वो किसी के काम तो आनी नहीं है, ये काम तो लीवर करेगा, तो मसल्स हैं वो नहीं करती, बिल्कुल सही बात है, नहीं करती, है ना। इनडायरेक्ट तरीके से आप इस पे दिमाग लगा सकते हो कि जब ब्लड में नहीं है तो मसल का तो ब्लड के काम आना भी नहीं है। ओके, ठीक है। और फिर था कि यह लीवर के अंदर जो कीटोन बॉडीज का डेवलपमेंट है, कीटोन बॉडीज के निर्माण को घटाता है। तो ये जो आपका इश्यू है कि लीवर के अंदर जो कीटोन बॉडीज बनती है उसके प्रोडक्शन को कम करता है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, भाई कीटोन बॉडीज कब बनती हैं, जब आपके एसिटिल कोएंजाइम ए है, आप उसको काम में लेते हो, और जिस समय पे मतलब है ना कि आप कहें कि भाई कीटोन बॉडीज हैं, तो कीटोन बॉडी जैसे एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे बॉडी के पास कुछ भी नहीं बचा हो, है ना, कुछ भी नहीं बचा हो। जैसे आपने ब्रेन के लिए पढ़ा है कि जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो वैसे तो ग्लूकोज मांगता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए तो वो कीटोन बॉडीज को भी खाता है। और लीवर है वो क्या स्पेशल है, स्पेशल इन द सेंस कि उसे बॉडी का भला करना होता है, मैंने आपको ये समझाया। तो जब ये होता है ना कि जैसे घर में मान लो कि कोई बूढ़ा है, उसको बच्चे को खाना खिलाना, तो वो खुद क्या करता है, वो कोई दूसरी चीज़ खाता है। तो लीवर का काम है, ग्लूकागोन जब आया हुआ है तो ब्लड में ग्लूकोज भरना,
वो सेल्फिश नहीं है ना, वो तो वेल विशर है बॉडी का। तो वो इनकी जो कीटोन बॉडीज है ना उनको बनवाता है, जो भी बनेंगे एक्सेस के अंदर, क्योंकि वो वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, है ना, कहीं से भी तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। तो जो भी एक्सेस में होता है, जो 3 कार्बन के एसिड्स वगैरह बनते हैं, उन सबको वो कन्वर्ट करेगा। तो अपने लिए काम नहीं लेता, वो बॉडी को तो देता है ग्लूकोज बना के, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होंगे उससे अपना काम चलाता है। तो ये गलत है, घटाएगा नहीं, उनको बनाएगा। वो सेल्फ यूज के लिए बस ओनली, कि ज़्यादा ग्लूकोज बना के दे सके ताकि वो कोई दूसरी चीज़ पे रन कर सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। फिर है कि जो फैट है ना, फैट का जो जैसे आप इसको कह सकते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन की बात ले सकते हो आप इसको ना, बीटा ऑक्सीडेशन, कि लीवर के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन है वो नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि लीवर को भी तो मतलब उस समय पे जिंदा रहना है और ग्लूकोज भी बना के देना है, और ग्लूकोज वो खुद खाए तो फिर बना के कम देगा। तो वो तो किसी ऐसी चीज़ पे रन करना चाहिए ना जो मतलब ग्लूकोज के बिना चल सके, तो डेफिनेटली वो तो करेगा। ये बात भी गलत है। यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट वो क्या है कि मसल्स किसी की नहीं है और लीवर है वो खुद और कुछ खा के ब्लड को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और फिर ये था कि लीवर में फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पैप जो होता है का पायरुवेट में कन्वर्जन उसको रोकता है। तो ये क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस की लास्ट स्टेप है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़वाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके ए एंड डी राइट होंगे। तो मसल्स है वो मतलब उसका अलग ही इशू था, मैंने बताया था आपको कि वो मतलब फैट है उसको खाती रहती है, ग्लाइकोजन को रखती जरूर है लेकिन देती नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है उसके पास होता नहीं है तो शेयर नहीं हो सकता। लीवर है वो मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को हटाने का काम करता है, तो मैक्सिमम बना के देता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे अपना काम करता है। ब्रेन भी ऐसा ही है, लेकिन वो लास्ट स्टेज में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में तो ग्लूकोज मांगता है, और ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लाइकोलाइसिस को तो बंद करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि फुटाइल रिएक्शंस नहीं हो सकती। आप ग्लाइकोलाइसिस भी करना चाहते हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करना चाहते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जैसे प्रोटीन से क्वेश्चन है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो, गिवन बिलो आर थर्मल मेल्टिंग कर्व्स, कि आपने टेम्परेचर है वो बढ़ाया और टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रोटीन है वो मेल्ट होती है, उसको यहाँ पे फिगर्स में दिखाया फॉर प्रोटीन ए पी क्यू आर। तो 4 प्रोटीन है ए पी एंड क्यू आर, है ना, वो टेम्परेचर को क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो बताया। तो एक्स एक्सिस डिनोट टेम्परेचर, तो यहाँ पे तो है टेम्परेचर। तो इसने इस बार तो ये भी एक इश्यू क्रिएट किया कि उसने लिखा नहीं, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि टेम्परेचर यहाँ पे है ना। वाई एक्सिस इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन। अनफोल्डेड का मतलब हो गया मेल्टेड, है ना। आप इसको अपने हिसाब से बनाओ, जब आप रफ पेज पे काम करते हो तो अपने हिसाब से लिखोगे भाई मुझे इसमें क्या ढूंढना है। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो ए वाली के लिए तो है सॉलिड लाइन और पी क्यू आर के लिए है डैश लाइन। 2 प्रकार की लाइनें हैं, ठीक है। और फिर एक पूछेगा आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग कंपैरेटिव थर्मोस्टेबिलिटी। थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब है जो टेम्परेचर को सह ले, मेल्ट नहीं हो। उल्टा हो गया ना, दिखाया तो है मेल्टिंग, और ये थर्मोस्टेबल कौन होगा, जो मेल्ट कम हुआ है। भाई स्टेबल कौन है, जिसने ज़्यादा तापमान सहा है तो लो मेल्टिंग, तो जिसकी मेल्टिंग कम हुई है वो ज़्यादा थर्मोस्टेबल है। ऑफ प्रोटीन ए विथ रेस्पेक्ट टू पी क्यू आर, तो इनके बीच में जो कंपैरेटिव वे है कि भाई आपस में इनका रिलेशन कम ज़्यादा का क्या है थर्मोस्टेबिलिटी का, वो आपको बताना है।
देखो इसमें पहला पॉइंट आप चेक कीजिए, जैसे जैसे ये तो हो गया प्रोटीन पी क्यू आर, और ये आपका है ए वाला सॉलिड लाइन। देखो इन सभी ग्राफ में बीच में एक पॉइंट डला हुआ है, एक डॉट डली हुई है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टीएम बोलते हैं, टेम्परेचर मिड पॉइंट, है ना। 50% डीनेचुरेशन को बताता है ना। इन सब के अंदर डॉट लगा वो आपको 50% मेल्टिंग यानी कि टेम्परेचर मिड पॉइंट जो होता है ना, थर्मल स्टेबिलिटी, कुछ भी मेल्टिंग डीनेचुरेशन कुछ भी बोले, उसका 50% पॉइंट ये है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, इस पे आप चलेंगे तो लगभग दोनों के लिए सेम टेम्परेचर है ना। आपकी प्रोटीन ए, ये तो ए के लिए है, और फिर ये हो गया आपका पी, ये है आपका क्यू, ये है आपका आर, ऐसे 3 प्रोटीन का कंपैरिजन किया हुआ है। तो हमारी ए वाली प्रोटीन और पी वाली प्रोटीन दोनों का जो टीएम है वो लगभग सेम है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो अंतर है इनमें। ए का जो है, क्योंकि आपको नीचे थर्मोस्टेबिलिटी बतानी है, तो थर्मोस्टेबिलिटी क्यों की जाता है, जिसका टेम्परेचर हाई है 50% मेल्टेन का, यानी कि उसने ज़्यादा तापमान सहने के बाद आधी टूटी है, तो उसकी सहन शक्ति ज़्यादा है, तो वो कौन है, वो थर्मोस्टेबल है, तो क्यू की थर्मोस्टेबिलिटी ऐसे ज़्यादा है। ऐसे इसको आप चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो रिलेशन है वो कुछ इसी प्रकार का आ रहा है कि एक ही जो है उससे ज़्यादा किसकी है, आर की। और फिर आप साइड में देखो थोड़ा सा इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ना 50% वाले और लास्ट पॉइंट्स, अब देखो आप ऑप्शंस पे चेक करना, ऑप्शंस में देखना क्या है कि लगभग यहाँ पे सेम आया अपने पास, तो ए एंड पी लगभग सेम, ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। ए का कम है क्यू का ज़्यादा है, ए का कम है क्यू का ज़्यादा है ना। ये दो तो वैसे कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन है कि ए का जो है वो कम है, आर का ज़्यादा है, ये आपका कैंसिल हो गया, थर्ड ऑप्शन। यानी कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको बस फॉलो करना है ना। क्वेश्चन आपको लेंथी लग सकता है, उसकी डिजाइन लेंथी लग सकती है, लेकिन टीएम, टेम्परेचर और मेल्टिंग और मतलब कंपैरिजन, इतना ही था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कि कैनोनिकल वाटसन क्रिक जीसी बेस पेयर स्टेबलाइज्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। जैसे ग्वानिन है उसका जीसी, ये ना 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन अ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज हैं 0.25 और -0.35, एटम लोकेटेड एट डिस्टेंस 2.9 एंगस्ट्रॉन, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में बनेगी तो वहाँ पे जो एवरेज वैल्यूज हैं वो ऐसी हैं। एज्यूम दैट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये मीडियम का होता है, ये सराउंडिंग का होता है, उस डी की वैल्यू क्या है, 4 है, और वाटर की है वो कितनी है, 78.5। देखो ये आपका डीएनए है ना, यहाँ पे ये जीसी पेयर्स हैं,
तो यहाँ अंदर तो जो है वो तो है 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सराउंडिंग के अंदर है वो कितना है 78.5। वाटर के लिए आप 80 लेते हो, है ना, तो उसके आप पास की फिगर आपको दी हुई है। तो विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द टोटल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, कि एक तो वो यहाँ पे गया हुआ है पेयरिंग में, या वो पानी के साथ इंटरेक्ट हो, तो दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है ना वो आपसे पूछ रहा है, उसको आपको बताना है फॉर ऑल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड की है प्रॉपर्टीज वो दी हुई है, तो तीनों के लिए मिलाकर के कितना होगा, है ना, व्हेन बरीड इन द डीएनए कोर, एक तो यहाँ का सीन हो गया, वर्सेस फुल्ली एक्सपोज, या वो यहाँ पे फुल्ली पानी की तरफ हो। तो जब ये बॉन्डिंग में गया हुआ है तो उसकी एनर्जी कितनी है, और खुला हुआ होता तो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड मिला के कितनी होती। नीचे कुछ आपको कांस्टेंट है वो भी दे रहे हैं। देखो आपने एक अपनी क्लास में भी ये बातें अपन ने किया था। देखो इसको अपन करते हैं E इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन D और R, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेल E डिफरेंस। तो ये हो गया आपका, एक तो आपकी कोर के अंदर वैल्यू क्या है जब वो पैक है, माइनस जब वो सॉल्वेंट के अंदर है, दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अपन इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाइड कि दिस विल बी के Q1 Q2 अपॉन R, और ये 1 माइनस डी, एक तो हो जाएगा आपका कोर का, एक हो जाएगा 1 माइनस डी सॉल्वेंट का, है ना। ये पैरामीटर आपने कॉमन कर दिया ना, बाकी सब तो ठीक है, दोनों को अपन ने यहाँ पे ले लिया। देन अपन इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1389, और जो Q1 Q2 आपके पास आएगा ना, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे इनसे Q1 एंड Q2 से, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 0.8875 डिवाइडेड बाय R आपका 2.9, और फिर ये डिफरेंस 1/d, 1/d का मतलब तो हो गया 1/4, तो 0.25 माइनस 0.012, कि 1 आप करेंगे ये 78.5, ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका -41.909 मल्टीप्लाइड बाई 0.23726। देन आप फर्दर इसको कर लेंगे तो ये आएगा अराउंड माइनस का 9.944। ये हो गया सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, तो ये -29.83 किलो जूल आएगा, किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू इसके नियर बाई है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें वो टाइपिंग प्रॉब्लम है, बट वैल्यू है वो ये आएगी आपकी ऑप्शन फर्स्ट। देखो आपको करना क्या पड़ा है, आपके पास ये इक्वेशन है, वैल्यूज अपन को दी हुई हैं, Q1 Q2 उनको बनाओ, रेडियस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो डिफरेंस D का डिफरेंस लगाना है, बाकी चीज़ें तो वही है, बाहर क्या है अंदर क्या है, तो D का वैल्यू अप्लाई करना है, वो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया फॉर 1, फिर पूछ रहा है कि तीनों का मिला के, तो 3 से गुणा। तो ये D के क्वेश्चन तो पहले भी है, लेकिन वो तो एक सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंजाइम का क्वेश्चन है ये, कि ए ग्लूकोज बायोसेंसर exhibits Michaelis Menten kinetics with a maximum current response Imax 250, ठीक है।
एंड माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km की वैल्यू क्या है, तो आई मैक्स का मतलब तो वी मैक्स जैसा हो गया, मतलब ये क्या है वी मैक्स जैसा। ये कितना है 250 माइक्रो एम्पियर, और Km कितना दे रखा आपको 5.2 मिलीमोल। ठीक है, इफ द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज सैंपल, तो सैंपल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 3.4 मिलीमोल। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट रिस्पॉन्स, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। दिस विल बी आई इज इक्वल टू वी मैक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बटा आप करते हैं Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन तो वही है ना, V इज इक्वल टू वी मैक्स, है ना, इसको अपन V बोलते हैं, इसको अपन वी मैक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे I और I मैक्स है तो चेंज हो गया। देन आप इसको अप्लाई कर दीजिए 250, है ना, माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 3.4 मिलीमोल और डिवाइडेड बाई 5.2 मिलीमोल प्लस 3.4 मिलीमोल, तो ये हो जाएंगे आपके 850 माइक्रो एम्पियर मिलीमोल बटा 8.6 मिलीमोल, तो ये आपका आएगा 98.837 मिलीमोल से मिलीमोल कैंसिल हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। ऑप्शन फैस्ट हो जाएगा अपने पास, है ना। बस वही कि वो वैल्यू तो दी हुई है, बस आई मैक्स वी मैक्स है और आई है वो वी है, उसको रख के सॉल्व करना आपको। तो ये अगला क्वेश्चन भी वहीं से है ना। अपन तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक से पूछे, है ना। देखो ये कह रहा है कि 10 माइक्रोग्राम ऑफ प्योर कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ये तो हो गया एंजाइम, ये एंजाइम की अमाउंट होगी, मात्रा होगी। कैटलाइज द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब उसकी रिएक्शन होगी कि वो हाइड्रेशन करता है। 0.3 ग्राम ऑफ CO2, ये सबस्ट्रेट हो गया। इन 1 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड वी मैक्स, तो ये उसका हो गया कि वो इतना कुछ कर रहा है। व्हाट इज द टर्नओवर नंबर Kcat ऑफ दिस एंजाइम, और आपका ये मॉलिक्यूलर वेट वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन जो काम करते हैं, देखो यहाँ पे जो इशू था ना कि 0.30 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 44.01, क्योंकि आपको मिलीमोल्स में बनाने पड़ेंगे तो वहाँ पे चाहिएगा। तो Kcat इज इक्वल टू आपका V मैक्स बटा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन आप पहले निकालो, तो दिस विल बी 10 माइक्रोग्राम दिया हुआ है, तो दिस विल बी 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ये रहा 30,000 डाल्टन। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3.33 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अब अगला काम होता है कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे। वी मैक्स आपका दिया हुआ है 0.30 ग्राम, आप उसको कन्वर्ट करेंगे 0.30 इंटू 10 की पावर -6 और फिर 44.01, तो ये वैल्यू 6816 के बराबर आएगी। अगर आप इनको रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो लगभग आपकी पहुंचेगी सेकंड ऑप्शन वाली के पास।
एग्जैक्टली इसमें दिक्कत क्या है कि ये आपको दिया हुआ नहीं है ना। एंजाइम का तो दे दिया लेकिन CO2 का दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ बट ये कि पैटर्न तो आपके पास है ना। पैटर्न तो जैसे मान लो कि अपने पास एंजाइम होता है, उसके भी अपन को मोल्स बनाने होते हैं, प्रोडक्ट उसके भी मोल्स बनाने होते हैं, क्योंकि काम तो मोल्स बना के ही होता है। तो अगला कोई क्वेश्चन आए तो उसमें अपन को अप्लाई तो वही करना है कि पहले आपको मोल्स बनाने पड़ेंगे। मोल्स बनाएंगे तो आपको मात्रा और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, है ना। मात्रा तो दी हुई है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द सब सेलुलर लोकलाइजेशन, कि सेल के अंदर कोई चीज़ कहाँ होती है उसको बोलते हैं सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स इन एड्रेनल कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है ना। वैसे तो अपन ने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो मैटर है वो स्टेरॉइड्स का है, तो अपन ने कोलेस्ट्रॉल तो पढ़ा है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल जो पड़ा है उसके बिहाफ के ऊपर आप इसको करने की कोशिश कीजिए, और कुछ चीज़ों आपको नहीं पता है उसको आप अपडेट कर लेना कि 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये होता है ER के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही बात है, ये तो आपने वहाँ भी पढ़ा है, उसके बायोसिंथेसिस में है। 11B जो है प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या है कि पर्टिकुलर जो एंजाइम है ना साइटोक्रोम P450, उसका रोल आता है कि वो इसमें साथ में इसकी हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है P450 सिस्टम, तो ये भी सही है। B भी सही है, C भी सही है। और D में था कि 11B हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है। तो ये आपके एक गलत है बस ओनली। तो ऑप्शंस पे जाएंगे, तो ऑप्शंस में क्या है कि B एंड C भी सही है, एंड C एंड D भी सही है, दोनों ही सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको बोनस मिला हुआ है, और बोनस दिया उसने, दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, एंजाइम का क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल मैकेनिज्म का क्वेश्चन आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं था। कि हाइपोथेटिकल मेटाबॉलिक पाथवे आपको दिया हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ लिग्निन मेटाबोलाइट, है ना, एंड 3 पाथवे हैं XYZ एंजाइम, वो उसको बनाए हुए हैं। Z इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक, Z जो है वो फीडबैक इनिबिशन देता है, ये सब इसमें दिया हुआ है। देखो Z एंजाइम का नाम है ना, XYZ एंजाइम है, X भी क्या है एंजाइम है, Y भी एंजाइम है, Z भी एंजाइम है, और पाथवे जो है वो लिग्निन बायोसिंथेसिस का है। तो ये हो गया एंड प्रोडक्ट, और एंड प्रोडक्ट जब किसी एंजाइम को रोकता है तो उसको बोलते हैं अपने फीडबैक इनिबिशन, FBI। क्योंकि यहाँ से देखो ये पाथवे बाइफरकेट हुआ है, तो फीडबैक है वो यही काम करेगा इसके लिए, ये वाला। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल लीड टू द जनरेशन ऑफ प्लांट्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिग्निन, कि लिग्निन ज़्यादा कैसे बनेगा, मोर लिग्निन सिंथेसिस कैसे होगा, ये आपको बताना है कि ये पाथवे ऐसे काम करता है, तो ज़्यादा लिग्निन पौधा कैसे बनाएगा। देखो पहला ऑप्शन था ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग एंजाइम X, कि आप एंजाइम X को ज़्यादा बनवाएं, तो उससे तो मतलब बाइफरकेट हो रहा है ना कि टायरोसिन भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, फिर था कि नॉकआउट का मतलब बंद कर दो आप, नॉकआउट ऑफ द जीन एक्सप्रेसिंग एंजाइम Y, कि आप इसको Y को बंद कर दें। ठीक है, तो Y को बंद कर दें तो पाथवे है वो आर्जिनेट से लिग्निन वाला बढ़ेगा,
तो एक तो आधा आधा बनता था, एक ज़्यादा बनेगा, तो काम तो करेगा ये। फिर था ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स एक्सप्रेसिंग एंजाइम एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड को बनाएंगे तो एक्स के बाद में तो बाइफरकेट हो रहा है, तो एक्स वाला तो काम करेगा नहीं ना, क्योंकि शुद्ध चीज़ें आधी आधी हो जाती हैं, तो दोनों रास्ते पे काम करता है। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग एंजाइम एक्स एंड नॉकआउट ऑफ द जीन एक्सप्रेसिंग वाई, कि आप इसको तो बढ़ा दें और इसको बंद कर दें। हालांकि फीडबैक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो रास्ते हैं वो दो में से एक ही चलेगा, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। देखो फीडबैक तो कांस्टेंट है कि ये तो आप कुछ भी कर लो, एंड प्रोडक्ट होगा तो ये तो जितना बना वो उसको रोकेगा ज़रूर। बट आप पाथवे के दो लाइन्स हैं, उसको एक को ज़्यादा करके दूसरे को बंद करेंगे तभी तो फ्लो एक साइड में बढ़ेगा। तो ऐसे अपन सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, उन पे जा सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। ये अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आया था, ये भी क्या है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकली है कि एन अल्फा हेलिक्स फॉर्म बाय 13 रेसिड्यू। एक अल्फा हेलिक्स है जिसमें 30 अमीनो एसिड्स हैं, है ना, स्टेबलाइज बाय 25 बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 25 उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जब ये फोल्ड होते हैं तो उसमें ये फिगर आ गया। एज्यूम दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज अराउंड 10 किलो जूल, कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी पावर कितनी बताइए, कि 10 किलो जूल के बराबर का इश्यू है। एंड डिस्ट्रप्शन इन द पेप्टाइड रेजोनेंस कॉज ए पार्शियल लॉस ऑफ 205 किलो जूल पर मोल पर पेप्टाइड बॉन्ड। और जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रप्शन पेप्टाइड रेजोनेंस, वो जो आपको क्या करता है 205 किलो जूल का पर पेप्टाइड बॉन्ड, ये इसको, ये पर पेप्टाइड बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड है वो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपने एन एंड एन प्लस फोर्थ अमीनो एसिड है उनके बीच में लिया था, ये हुआ दो प्रकार के बॉन्ड की बात है। एज्यूम दैट द फोल्डिंग, जब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, एंड अनफोल्डिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, ओनली चार्जेस peptide resonance stabilize partially and the loss of hydrogen bonding upon unfolding. Which one of the following option represent the correct magnitude of the net energetic difference? कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है बिटवीन फोल्डेड एंड अनफोल्डेड, ठीक है। ये आपको चेक करके बताना है। देखो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जब ये फोल्डेड है तो फोल्डेड में क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 13 अमीनो एसिड है तो 29 हैं, है ना, n-1 होंगे। और रेजोनेंस कितना काम कर रहा है जो इसको डिस्टर्ब करता है, 29 गुणा 205 यानी कि 5945 किलो जूल। नेट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 250 प्लस ये आपके जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ना टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड 25 है और एक का आपका 10 किलो जूल है, तो इंटू 10 किलो जूल, तो ये हो गया आपका 250। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो 250 किलो जूल का मैटर देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड 29 हैं, ठीक है, एक का 205 है, ये मिला करके ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 250 प्लस 5945, तो 6195। ये तो हो गया सिर्फ, ये तो टोटल हो गया नेट। जब प्रोटीन फोल्ड है इसका मतलब सारे पेप्टाइड, सारे हाइड्रोजन, अनफोल्ड है तो सारे पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, तो अंतर कितना आएगा 5945। तो ये भी बायोकेमिस्ट्री एंजाइम का एक क्वेश्चन है, बहुत
न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय पंपिंग HCl फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द स्टोमक। ये आपने पंप पढ़े है ना, H+ पंप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर H+ ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस। 1 लीटर के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ ATP मस्ट बी हाइड्रोलाइज टू प्रोवाइड दिस अमाउंट। द फ्री एनर्जी चार्ज ऑफ ATP हाइड्रोलाइसिस अंडर सेलुलर कंडीशन इज 58 किलो जूल पर मोल। और जो R की वैल्यू वो आपको दी हुई है। तो 1 लीटर HCl बनने के लिए आपको कितने ATP पंप को देने पड़ेंगे ना, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मे भी आप इसको करेंगे तो देखो pH स्टोमक वो तो आपका है 1.5, तो ये हो गया 10 की पावर -1.5 मोल पर लीटर। और ये हो गया आपका ब्लड प्लाज्मा, उसका है 7.4, तो ये हो गया 10 की पावर -7.4 मोल पर लीटर। और ये फिर आपको करना है क्या कह रहे हो? नहीं, स्टोमक का जैसे pH 1.5 है तो आप इसका जो लॉग लेते हैं ना 10 की पावर -1.5 7.4 का, उसका लॉग बना देंगे -7.5 स्क्वायर के अंदर। और फिर जब आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1.5 एंड 10 की पावर -7.4। तो 10 की पावर 7.4 -1.5 इज इक्वल टू 10 की पावर 5.9। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पर पंप है ना, एनर्जी फॉर पर H+ पंप वो आपको दी हुई है। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी डेल G इज इक्वल टू RT log आपका concentration initial and concentration final। तो 2.303 to RT log 10 और ये आपका C इनिशियल और C फाइनल। देखो आप इनको कैलकुलेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273.15 जुड़ेगा तो 310.15 बन जाएगा कैल्विन। तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। 2.303 इंटू T हो गया आपका 310.15, ठीक है। और R की वैल्यू भी आप इसमें लगा दीजिए 8.315 इंटू 5.9, तो डिफरेंस है 5.9 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 34.7। और फिर आपका एक जो ATP है वो -58 देता है ना, तो 34.7 में आप डिवाइड कर दो 58 का, तो वैल्यू आएगी 0.598 मोल्स ATP चाहिए आपको इतने। तो ये इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन रह जाएगा आपका 0.6 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि इस पेपर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके पास कई सारे हैं। हाँ, बट फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो हैं आपके पास जिनको आप कर सकते हैं। तो